हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्प डगलस उत्पादन फलन यानी कॉर्प डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। गाइस, यह कॉर्प डगलस उत्पादन फलन का सिद्धांत दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के संयुक्त प्रयास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अमेरिका के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उनमें से पहले थे C.W. कॉब और दूसरे थे P.H. डगलस। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कॉब डगलस उत्पादन फलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। गाइस, सन 1890 से 1922 की अवधि के मध्य इन्होंने इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण के उद्योगों पर अध्ययन किया और उसके माध्यम से उन्होंने कॉर्प डगलस उत्पादन फलन की थ्योरी बताई। उनकी एक पुस्तक का नाम है अ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। 1928 में यह पुस्तक पब्लिश हुई और इस बुक में उन्होंने कॉर्प डगलस उत्पादन फलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गाइस, इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो है प्रथम कोटि का रेखीय समरूप उत्पादन फलन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि कॉर्प डगलस उत्पादन फलन का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम क्या है इसका? प्रथम कोटि का रेखीय समरूप उत्पादन फलन। इसको प्रथम कोटि का रेखीय समरूप उत्पादन फलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह समान प्रतिफल के स्थिर नियम पर आधारित है, यानी ये स्थिर प्रतिफल को व्यक्त करता है। स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि जिस अनुपात में साधनों में वृद्धि की जाएगी उत्पादन भी हमें उसी अनुपात में मिलता है या बढ़ता है। यानी जिस अनुपात में आप साधनों को बढ़ाएंगे ठीक उसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा? उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता हुआ हासिल होगा। यह इस मान्यता पर आधारित है। यानी कॉर्प डगलस उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि जिस अनुपात में आप क्या करेंगे, साधनों को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में उत्पादन भी आपको प्राप्त होगा। माना कि आप क्या करते हैं कि साधन को कितना % बढ़ाते हैं? 10% क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जो उत्पादन होगा आपको प्राप्त, तो वो यानी उत्पादन भी आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी उत्पादन भी आपको 10% ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है गाइस कि जितने अनुपात में आप साधनों को बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में जब उत्पादन में परिवर्तन होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, तो माना जाएगा कि यह समान प्रतिफल को यानी व्यक्त करता है और समान प्रतिफल की अवधारणा को ही बताते हैं कॉर्प डगलस उत्पादन फलन। इसे कॉर्प डगलस उत्पादन फलन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो अर्थशास्त्री C.W. कॉब और P.H. डगलस है, इनके संयुक्त रूप से यह कॉर्प डगलस उत्पादन फलन दिया गया है संयुक्त प्रयास के द्वारा, इसलिए इसका नाम कॉर्प डगलस उत्पादन फलन के नाम से यह जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी समीकरण इसकी समीकरण क्या है। तो देखिए, इसकी समीकरण है Q = A L की पावर अल्फ़ा और K की पावर बीटा। यहाँ पर Q = क्या है? उत्पादन की मात्रा, और L क्या है? यहाँ पर श्रम की मात्रा, और K क्या है? पूंजी की मात्रा है। तथा अल्फ़ा और जो बीटा है वह श्रम और पूंजी की उत्पादन लोच को प्रदर्शित करता है।
ये जो दो मैंने लिखे अल्फ़ा और बीटा है, ये अल्फ़ा और बीटा क्या करते हैं, ये लोच को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं प्रदर्शित, लोच, कि श्रम और जो पूंजी है उनकी लोच क्या है, उत्पादन लोच क्या है। लेकिन ये लोच होगी कैसी होगी, धनात्मक होगी। और ए जो यहाँ पर है, ए का मतलब है यहाँ पर धनात्मक स्थिरांक, यानी उत्पादन का वह भाग जिसमें एल और के का अंश नहीं है। ये एल और के अलावा जो है उस भाग को बताता है, यानी उत्पादन का वह भाग जिसमें एल एवं के का अंश नहीं है, उस धनात्मक स्थिरांक को व्यक्त करता है। अब हम जाएंगे कि जो कॉब डगलस उत्पादन फलन है वो स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। हम एक एक करके उनकी विशेषताओं को सीखेंगे। बात आती है पहली विशेषता की कि यह रेखीय समरूप उत्पादन फलन को प्रदर्शित करता है, यानी कॉब डगलस उत्पादन जो फलन है वो क्या प्रदर्शित करता है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन। इसे हम एक चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। समरूप उत्पादन फलन का मतलब है यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 को प्रदर्शित करता है। यानी कॉब डगलस उत्पादन फलन आएगा, आपका एग्जाम में आएगा कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये आपका वो एक्स अक्ष है और इसमें मैंने श्रम की इकाइयाँ ली और इसमें पूंजी की इकाइयाँ ली, ठीक है ना। ये है आपका ओ आर, ये क्या है, ओ आर क्या है, कर्व है। ये साधन अनुपात रेखा को बताता है। ये जो रेखा मैंने खींची है ये कौन सी रेखा है, साधन अनुपात रेखा है, आप देख रहे होंगे चित्र में। और यहाँ पर ये आई क्यू कर्व है, ये क्या है, आई क्यू कर्व है। आई क्यू कर्व का मतलब है इंडिफरेंस कर्व, यानी सम उत्पाद वक्र है। सम उत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु पे, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, इन प्रत्येक बिंदु पर समान उत्पादन को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए कि जब हम साधनों की मात्रा को जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो, यदि साधन, यदि हमारे पास 100 इकाइयाँ हैं ए बिंदु पर और ए से बी बिंदु पर यदि साधन की मात्रा कितनी हो जाए, यहाँ पर 100 से 200 हो जाए, यानी दुगनी हो जाए, तो जो उत्पादन भी हमें 200 के बराबर क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी उत्पादन भी हमें दुगना प्राप्त होगा। और यदि साधन की मात्रा 200 से हम 300 इकाइयों को क्या करते, बढ़ा लेते, 200 से 300 यानी 100 इकाइयों की हम क्या करते हैं, साधनों में वृद्धि करते हैं, तो जो उत्पादन हमको प्राप्त होगा वह भी 100 इकाइयाँ और हमको प्राप्त होगा। यानी जिस अनुपात में आप क्या करें, साधनों में वृद्धि करें, उसी अनुपात में यदि क्या हो जाए, उत्पादन में वृद्धि हो जाए तो माना जाएगा सम उत्पाद वक्र। यहाँ पर क्या है, ए बी जो है बराबर बी सी और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। लेकिन वास्तव जीवन में दो स्थितियां अन्य होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉब डगलस जो उत्पादन फलन है यह क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी स्थिर प्रतिफल,
पर आधारित है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इस अवधारणा पर यह आधारित है, यानी स्थिर प्रतिफल के नियम पर यह आधारित है। जबकि वास्तविक जीवन में क्या होता है कि इसके अलावा अन्य कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है इसके अलावा कि अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, जिसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल भी कह सकते हैं कि जिस अनुपात में आप क्या करें, साधनों को बढ़ा रहे हैं, उससे अधिक अनुपात में आपको रिटर्न मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1। और नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, कि जितनी मात्रा में आप क्या करें, साधनों को बढ़ा रहे हैं, उससे कम अनुपात में आपको रिटर्न मिले, तो वो क्या हो जाएगा, घटते प्रतिफल को व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन की 3 अवस्थाएं हो सकती है, लेकिन कॉप डगलस ने कौन से उत्पादन फलन को व्यक्त किया है, इन्होंने व्यक्त किया है स्थिर प्रतिफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दी 1। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि उत्पादन के 2 साधन, श्रम और पूंजी, दोनों साधनों की आवश्यकता होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन बोलता है, अपनी व्याख्या में बोलता है कि उत्पादन को करने के लिए दोनों साधनों की आवश्यकता होती है, अर्थात एक साधन की मात्रा शून्य होने पर उत्पादन भी शून्य हो जाता है। कहने का मतलब यदि हमने जैसे क्या कर दिया कि श्रम की 0 इकाई का प्रयोग किया है, तो जो क्या होगा, Q होगा, यानी उत्पादन होगा, वो भी कितना होगा, 0 ही होगा। चाहे तुम पूंजी का कितना भी मात्रा में प्रयोग कर लो, चाहे तुम 100 इकाइयाँ ही क्यों ना कर लो या 10 इकाइयाँ क्या प्रयोग क्यों ना कर लो, लेकिन उत्पादन कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों इकाइयों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जब तक आप दोनों इकाइयाँ, श्रम और पूंजी की दोनों इकाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उत्पादन क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है तीसरी विशेषता है कि परिवर्तन साधन की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्शन, घटती हुई प्राप्त होती है। यानी जो परिवर्तन साधन है, जिस साधन में आप परिवर्तन कर रहे हैं, उस साधन को यदि आप और उत्तरोत्तर इकाइयों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो जो आपको उत्पादन फल मिलेगा वह घटता हुआ मिलेगा। कहने का मतलब सीमांत उत्पादकता कितनी होती है परिवर्तनशील साधन की, घटती हुई प्राप्त होती है। अर्थात जब एक साधन को स्थिर रखेंगे और दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाएगा, तो सीमांत उत्पादकता घटती हुई प्राप्त होगी। अब इसकी चौथी विशेषता है कि साधन प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन बताते हैं, इसके माध्यम से कॉप डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत कि जो साधन की प्रतिस्थापन की लोच होती है वह इकाई के बराबर होती है, और इसको निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। साधन की प्रतिस्थापन लोच यानी K/L में आनुपातिक परिवर्तन और MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशनल LK में आनुपातिक परिवर्तन, इस सूत्र के माध्यम से साधन प्रतिस्थापन की लोच को ज्ञात किया जा सकता है। तो आप इस सूत्र को भी याद रखिएगा। पांचवी विशेषताएं हैं इसकी कि अल्फा व बीटा के मान, इन्होंने अल्फा का जो मान है वो 3/4 रखा है, यानी 0.75, और बीटा का मान 1/4 यानी 0.25 रखा है। अर्थात यदि हम इसे समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू AL⁻ 0.75 और K टू द पावर 0.25 हुआ। अब हम इसकी मान्यताओं पर जाते हैं। तो मान्यताओं में इसकी पहली मान्यताएं हैं
है कि उत्पादन के दो मुख्य साधन होते हैं। उत्पादन के क्या होते हैं? दो मुख्य साधन होते हैं, वो होते हैं श्रम और पूंजी। यानी कॉब डगलस उत्पादन फलन या मान करके चलते हैं कि उत्पादन के दो ही मुख्य साधन होते हैं या दो साधन होते हैं, वो है श्रम और पूंजी। दूसरा है श्रम और पूंजी की उत्पादन क्षमता जो होती है वो कैसी है? स्थिर होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी विशेषता है कि यदि श्रम और पूंजी में m गुना वृद्धि कर दी जाए तो जो उत्पादन मिलेगा उसमें भी m गुना वृद्धि हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने समीकरण बताया है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन की कि Q = A और A में L टू दी पावर कितने हैं? L टू दी पावर कितनी है? यहाँ अल्फ़ा है। तो यदि ये बोल रहा है कि यदि हम इसमें m गुना की क्या कर दें, वृद्धि की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो ये तो था लेबर, और लेबर के अलावा क्या है? पूंजी k, और k में भी क्या कर दे, m गुना वृद्धि हो जाए तो जो आपको उत्पादन मिलेगा वो उत्पादन भी क्या हो जाएगा? m गुना आपका हो जाएगा। यानी जितने गुना आप क्या करेंगे, जितने गुना आप यानी पूंजी और श्रम में वृद्धि करेंगे उतने ही गुना आपको क्या हो जाए, यानी आपको उत्पादन भी प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हम सिंपल तरीके से मतलब यदि हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप क्या करेंगे, पूंजी और श्रम इनमें यदि 2 गुना की आप क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, किसमें? L और K में। यदि आप जो कितने गुना की वृद्धि करते हैं, 2 गुना की वृद्धि करते हैं, तो जो आपको Q प्राप्त होगा वहाँ भी कितना गुना वृद्धि मिलेगा आपको? 2 गुना, यानी उसमें भी 2 गुना ही वृद्धि हो जाएगी। तो गाइस आज आपने पढ़ा है कॉब डगलस उत्पादन फलन। मैंने इसका विकास भी बता दिया है कि इसका विकास कैसे हुआ। C.W. कॉब और P.H. डगलस के संयुक्त प्रयास के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। तो गाइस आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज का नॉलेज मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए मेरी प्रत्येक वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो को ठीक ढंग से शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, समझें, और साथ ही अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो गाइस थैंक यू मच।